Hello everyone, Namaskaram. I am Amit. Now I am here with today's current affair of 27th May 2021. So let's get started. So first question, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 10 अफ्रीकी चीतों को लाया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश। आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क को भारत की पहली अंतर्देशीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में अफ्रीकी चीते मिलेंगे। तो इसमें ऐसा क्या है कि इसे बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना है। देखो, जो भी है कैट फैमिली के मेंबर होते हैं, जितने भी चीता, बाघ और भी जो ऐसे जानवर हैं उनके फैमिली के, इनको बोला जाता है दे आर द, ये मतलब कैट बिल्ली परिवार के सदस्यों में आते हैं। तो इनको पहली बार ऐसा दुनिया में हो रहा है कि इतने बड़े मांसाहारी जीव को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है। ऐसा हुआ था कि 1953 के अराउंड लगभग, इसको क्लियरली देखना है कि यहाँ पर बाघ, मतलब सॉरी, चीता एकदम पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म हो गए थे, एक भी नहीं बचे हुए थे। तो उसके बाद से पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर उनको उनका हैबिटेट इस्टेब्लिश किया जाए और फिर से उनको उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो ये किस, और इसको करने के लिए बहुत सारे खर्च आने वाले हैं। उस खर्च को किसके तहत, चीता परियोजना के तहत सारे पैसे को 1400 लाख रुपए का वो किया गया, निकाला गया इसको पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परियोजना के तहत पैसे निकाले गए हैं उनको हैबिटेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। वो हैबिटेट मतलब जहाँ पे रहन सहन, उनका रहने का जो स्थान है। तो बोलेंगे चीता परियोजना के तहत, क्योंकि ये चीता की बात है। और कहाँ से लाया गया है? अफ्रीका से लाया गया है। भारत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इस्टेब्लिश किया जाएगा उन सबों को। मध्य प्रदेश की अगर बात हुई तो कुछ इनके नेशनल पार्क देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कान्हा, बारहसिंगा और दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान है जहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक है। बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, पालपुर, कुनो, यही भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर वो लाया जा रहा है चीते को। मैं जिन भी स्टैटिक पोर्शन का मैं जो भी बोल रहा हूँ, इसको बाद में के लिए मत रखिए कि बाद में इसको पढ़ लेंगे। पहले मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको सुनते रहिए रिपीटेडली। जितनी बार मध्य प्रदेश की बात होगी मैं इनके बारे में बोलूँगा, आपको सुनते सुनते आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेन हो जाएगा कि बांधवगढ़ कहाँ है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको बात के लिए मत रखिए, अभी सुन लीजिए जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ। सो इनके हैं बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, डाल, माधव, पालपुर, कुनो, ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? देन द आंसर इज कॉन्गो। अभी कॉन्गो पीछे न्यूज में रहा है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी फटा हुआ है। उसका नाम आपको फिर से रिमाइंड आपको करना है, आपको कमेंट करना है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर अफ्रीका की बात हुई है तो कॉन्गो के लिए तो हमने बात कर ली थी कि यहीं पर एक ज्वालामुखी फटा है और यहीं के प्रधानमंत्री हुए हैं अनातोले जी। तो अफ्रीका के और कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका कहीं जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच है। देखो स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट वो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद जल संधि। मतलब दो अगर बड़े बड़े जो वाटर बॉडी को अगर कोई सकरे रास्ते से अगर जोड़ा जाए तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट या जल संधि। नाम से ही पता चल रहा है, जल संधि, दो जल की बड़ी बड़ी बॉडी को जोड़ने वाला जो मतलब नैरो एरिया होता है, सकरा पार्ट होता है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। सो जिब्राल्टर स्ट्रेट इज इन बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं है, इसको आपको ध्यान देंगे। और दूसरा है यहाँ पर स्वेज कैनाल है, जो कि रेड सी, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, मेडिटेरेनियन सी को बोलते हैं भूमध्य सागर, लाल सागर को, इन दोनों को जोड़ता है कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर एक आर्टिफिशियल नहर है, अपने कृत्रिम है, नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं थी। इसको 1859 में इसको बनाना चालू किया गया था। 10 साल लगे थे बनाने में, 1859 से लेकर 1869 तक इसको खुदाई का कार्य हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुई। और स्वेज नहर बोल सकते हैं इसको कि अफ्रीका और एशिया को एक तरह से पार्टीशन का काम करती है, अलग करती है। और जो स्वेज नहर में बहुत सारे ट्रेड, पहले क्या हुआ करता था, कोई भी व्यापार करने के लिए
नाव से ये वाले रास्ते को अपनाया जाता था। मान लीजिए अमेरिका जाना है, कोई वहाँ से ट्रेड कोई सामान लाना है, सो दिस रूट बिकम्स वेरी लॉन्गर वन, और बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता था। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर जब से इसकी खुदाई हो गई, बहुत सारा रास्ता आसान हो गया। यहाँ से रेड सी जो होते हैं मेडिटेरेनियन जिब्राल्टर स्टेट को पार करते हुए हम सीधे अटलांटिक महासागर में एंटर कर जाते हैं। तो हमारे ट्रेड के लिए बहुत शॉर्ट रूट प्रोवाइड कर दी स्वेज कैनाल। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है उससे कौन कौन से अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जो उसे बाउंड्री बनाते हैं। तो आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, याद तो ऐसे रहता नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मोरक्को है, अल्जीरिया है, यहाँ पर एक छोटा सा देश है तुनिसिया, तुनिसिया क्या बोलते हैं इसको, लीबिया, इजिप्ट। सो वी कैन से देयर आर 5 कंट्रीज, ये 5 कंट्री है। कौन कौन से? अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, तुनिसिया और इजिप्ट। ये क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन सी से इनकी बाउंड्री टच करती है। और दूसरा पूछता है कि रेड सी से कितने देशों की बाउंड्री टच करती है, तो उनके नाम लिखिए। तो ये 4 देशों की बाउंड्री टच करती है। कौन कौन से हैं? सूडान है, सूडान यहाँ पे देख सकते हैं। इजिप्ट है, इजिप्ट दोनों की बाउंड्री मेडिटेरेनियन और रेड सी की टच करती है। और दूसरा है यहाँ पे जिबौती है, सॉरी यहाँ पर जिबौती है, और यहाँ पे एत्रिया है। थोड़े छोटे छोटे देश हैं, इस मैप में उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, यहीं पर दोनों हैं। तो ये 4 देश हैं जो कि रेड सी से बाउंड्री बनाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एट्रिया, और क्या है, सूडान है, और जिबौती, और क्या है, इजिप्ट। देखिए एक यहाँ पर आपको पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सिंह की तरह है, तो इसको बोला जाता है एक तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अब एक क्वेश्चन पूछता है कौन कौन देश मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। एक तरह से सिंह की तरह दिख रहा है ना, हॉर्न की तरह। तो ये कौन कौन से देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं? तो आंसर क्या है? इत्रिया, जिबौती, इथोपिया और सोमालिया। यू कैन से सोमालिया, इथोपिया, जिबौती एंड इत्रिया। ये चारों मिलके बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वैसे यहाँ पर बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन एक करंट अफेयर का वीडियो है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो आई विल हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर एक और मैप अगर डाल दिया हूँ तो बता देता हूँ कि अफ्रीका में 2 नदियाँ हैं। एक है कॉन्गो जायरे, यहाँ पर है, और दूसरा है यहाँ पर, एक कौन सी नदी है, यहाँ पर है लिम्पोपो। ये 2 नदियाँ हैं। तो बोलता है कौन सी नदी है जो इक्वेटर को, यहाँ पर एक क्या इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, रेखा की वृत्त जो बोलते हैं, ये इसको 2 बार काटती है। कौन सी? कॉन्गो। और लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा को काटती है 2 बार। तो इनका याद रखिएगा नाम। भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? देन आंसर इज इजराइल। सो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। आई एम बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई विल हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इसराइल की बात हुई थी, तो उसको मैप में मैं दिखाना चाहता था। यहाँ पर रेड सी था, अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे केप ऑफ हॉर्न हॉर्न था। यहाँ पर कहीं है आपका इसराइल, यहीं पे फ़लस्तीन वगैरह जो कुछ भी है, तो इसको थोड़ा मैप में आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसराइल है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सच कहूँ तो नामक पुस्तक किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? ए भैया कौन है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को मैं दिखाता हूँ, ए है नीना गुप्ता, ठीक है। अब इनको देखे होंगे, अभी मैंने रिसेंटली देखा था पिछले साल पंचायत, बहुत सारी बहुत फेमस सीरीज थी पंचायत में, आप इनको देखे होंगे। परधाइन बनी हुई थी भैया, परधाइन। तो ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो इनको देख लीजिएगा। इनको एक बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था वो छोकरी मूवी के लिए 1994 में। और तो इनकी बुक बड़ी फेमस है, ये बड़ी चर्चे में है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 24 जून 2021 से इसको पहले से ही बुकिंग चालू हो गई है बिकने के लिए। और पेंगुइन रैंडम हाउस इसको कर रहा है, तो ये बहुत फेमस वो है एक तरह से, प्रकाशन का वो है, ब्रांड है एक तरह से। तो डेफिनेटली दिस बुक विल बी वेरी फेमस फॉर नेक्स्ट कमिंग डेज। तो इसको याद रखिएगा। क्या नाम है बुक का? सच कहूँ तो। ओके, नेक्स्ट। पलक कोहली और पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है? देन आंसर इज बैडमिंटन। नेक्स्ट। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो
कि नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देन द आंसर इज सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इनको बस याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सुबोध सुबोध जायसवाल। ये पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइड स्पॉट जो हाल ही में सुर्खियों में था, यह किस ग्रह पर स्थित है? ग्रह का नाम है बृहस्पति। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्लाइड स्पॉट सर्वप्रथम देखा कौन था। एक है शौकिया खगोल शास्त्री जिनका शौक है खगोल विज्ञान में। दे आर नॉट क्वालिफाइड कि ये कोई खगोल शास्त्री, कोई मतलब ऐसे नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, वो शौक है उनका। तो उन्होंने एक 14 इंच का, मात्र 14 इंच का इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया, जिससे कि 2020 में ही देख लिया था कि एक बृहस्पति ग्रह पर एक स्पॉट है, एक बादलों का एक मतलब गुप्त मतलब समूह एकदम इकट्ठा क्लस्टर बना हुआ है। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्लाइड। उनका नाम था क्लाइड फॉस्टर, उन्हीं के नाम पर क्लाइड स्पॉट इसका नाम रखा गया है। बाद में जो नासा का एक जूनो एक ऑर्बिटर है, जिसकी सहायता से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई, मतलब प्राप्त की गई। उन्होंने केवल बताया था कि ऐसा कुछ वहाँ पर है। और जो जो एक क्लाइडर स्पॉट है, क्या है कि पहले जब देखा गया था तो इसका आकार कुछ छोटा था। अब रिसेंट में देखा गया तो इसका आकार बहुत 2-3 गुना बढ़ गया है। अक्षांशों में 2 गुना और देशांतर में मतलब 3 गुना ऐसा कुछ है। डेटा है फाइनली वो बढ़ गया है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो इसे हमें याद रखना है कि बृहस्पति ग्रह के बारे में हम जानते हैं कि ये गैसियस बॉडी, अगर एक बार उस पर कदम रख दिए तो फिर अंदर चले जाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। सो इट्स नॉट ए सॉलिड बॉडी। जैसे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हैं, इन सबों पे कदम रखते हैं तो आप भैया रुके रहेंगे, लेकिन अदर जो उसके आगे जितने ग्रह हैं सारे गैसियस हैं। उसी तरह बृहस्पति इज वन ऑफ देम। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो क्लाइडल जो स्पॉट है, तो ये मतलब किसके थ्रू इसका ज़्यादा अध्ययन किया गया? मतलब एक मिशन है जो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर ऑर्बिटर है, घूम रहा है, उसका नाम है जूनो मिशन। तो जूनो ने ही इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। इसके पहले बहुत सारे मिशन स्टार्ट किए गए हैं बृहस्पति ग्रह के लिए। जैसे गैलीलियो मिशन एक स्टार्ट किया गया था 1998 में, आई थिंक, या उसी में 2013 में उससे कनेक्शन हमारा टूट गया, मतलब गायब हो गया वो। उसके बाद ये 2011 या 12 में इसको कंफर्म करना होगा। जूनो मिशन है जो कि स्टार्ट किया गया, जो अभी भी कनेक्टेड है मुझसे, उसने ये सारी जानकारी हमें दी है। किसके बारे में? क्लाइड्स स्पॉट। क्लाइड ने किया था, इसलिए क्लाइड्स मतलब क्लाइड का जो स्पॉट है। ओके, नेक्स्ट। ECMO का विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है फाइनली। जो कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, उसका फुल फॉर्म होगा एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली, अब इसकी हिंदी आप देख लीजिएगा जो भी होगा। एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन इनका इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन समर्थन भी विफल हो जाए, और जो उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं उससे उसे भी लेने में अगर इतना मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा एकदम मरने के कगार पे है, और यांत्रिक वेंटिलेशन जो मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं ये भी फेल कर जाए, तो अंततः जब कोई भी उपाय अगर काम ना करे तो उनको उनको जिंदा रखने के लिए डॉक्टर क्या कर सकते हैं कि ECMO एक उपाय है जो उनको बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उपाय क्या है इसमें? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल हार्ट, हृदय और कृत्रिम फेफड़ों की एक जोड़ी के रूप में, जो बाहर से बॉडी में कनेक्ट करके उनको जिंदा रखने का प्रयास किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट ECMO, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। नेक्स्ट। सो देखिए, बहुत सारा फैक्ट वाला ही हमेशा आजकल नहीं पूछ रहा, आजकल ट्रेंड बदल रहा है। तो मैंने थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, ऑप्शन 1 2 एक सही है, दूसरा दूसरा एक, दोनों ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा वो प्रीलिम्स वगैरह में, तो वैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। कि हाल ही में खबरों में रही वन स्टॉप सेंटर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब इन पे विचार करिए। पहला क्या है? इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित क्रियान्वित किया जाता है, या दिस इज अ राइट, पहली बात सही है। दूसरा क्या है? इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित एवं संकटग्रस्त बच्चों को पूर्ण सहायता प्रदान करना है या करता है? नहीं, बच्चों के लिए नहीं है बाबू, ये है आपका
महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं कहीं बाहर काम करती हैं, उनके साथ भी वर्क प्लेसेस पे हरेसमेंट वगैरह होते हैं, यू टीजिंग वगैरह होती है, तो उनके लिए एक तरह से क्या किया गया, वन स्टॉप सेंटर योजना। मतलब ये क्या है कि एक कोई वो बनाया जाएगा, किसी तरह का औरतों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो केवल एक प्लेटफॉर्म होगा, एक छत के नीचे ही उनको मतलब सहायता करने की कोशिश की जाएगी, एक बॉडी सेंटर बॉडी रहेगी। ठीक है। वैसे बहुत सारे हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, 335 पे फ़ोन करो, 112 पे करो, इसको उसको 2500 बनाया गया रहता है, लेकिन हमारे इन्होंने इस योजना के तहत एक बॉडी बनाई जाएगी जिसकी तरह जो पूरे इंडिया में वो गवर्न करेगी उसको, मतलब महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए इन केस ऑफ एनी हरेसमेंट। फॉर दिस द आंसर विल बी वन, बिकॉज द ओनली वन इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको देख लेते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई है। सही है। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक छत के नीचे एक एकीकृत करने की, मतलब सहायता और सहायता प्रदान करना है इस योजना का लक्ष्य। तो इसमें बहुत सारा कुछ दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। लिखा है कि नासा के ध्रुवीय अन्वेषण रोवर की जांच करने वाले वाष्पशील नहीं है, यहाँ पर है वाइपर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक वाइपर भेजा गया है, उसका अभी फुल फॉर्म बताता हूँ मैं। इसमें कथन ये है कि इसका आंसर देने से पहले पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है कि नासा ने एक रोवर भेजा है चंद्रमा पर। किस लिए भेजा है? चंद्रमा का कुछ एरिया जो साउथ पोल है ना, ऐसा है कि कभी सन के सामने आता ही नहीं है, वो हमेशा वो छाया वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो एक रोवर भेजा है जो कि वो चंद्रमा पे उस साउथ पोल पर जाकर लैंड करेगा। उसका नाम क्या है? वाइपर। इसका पूरा अगर फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो इसको आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वाइपर का फुल फॉर्म क्या है। और ये भेजा गया चंद्रमा पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजा गया है क्योंकि ये छाया वाला क्षेत्र है। और इसका कार्य क्या होगा कि वहाँ पर पानी वहाँ पर है कि नहीं है, वहाँ के वातावरण के बारे में पता करेगा, वहाँ पर वातावरण कैसा है, कैसे वहाँ पर मौसम बदलाव चलता है, आंधियाँ चलती हैं नहीं चलती हैं, ये सब सारी चीज़ें पता करेगा। और पहला ऐसा दूसरे खगोलीय पिंड पर पहले संसाधन मानचित्रण के लिए, मतलब पहला ऐसा भेजा गया है जो कि क्या करेगा, वहाँ पर एक तरह से वहाँ का मानचित्रण करेगा। एक मानचित्रण मिशन है। कहाँ भेजा गया? चंद्रमा पर। देन वी विल मूव टू द ऑप्शंस। यह एक मोबाइल रोबोट है, सही बात है, मोबाइल रोबोट है, अगर नहीं बताया तो जान लीजिए, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। यस, दिस इज राइट। यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहला संसाधन मानचित्रण मिशन है। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो आंसर 1 and 2 विल बी द करेक्ट। सो गाइज, अब इसके आगे मैं इसको रिवाइज कर रहा था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बट इसमें मैं हमेशा स्टैटिक पोर्शन ऐड करूँगा, जो कि आपको अलग से इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कुछ भी बताया जाए स्टैटिक पोर्शन, जस्ट इसको ध्यान से आप इसको सुना करें। कई बार सुनते 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 आपको याद हो जाएगा। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। Just signing off, this is Amit.